हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्ट आज से हो रही है और आज की इस वीडियो में हम लोग जिस यूनिट के बारे में, जिस इकाई के बारे में बात करने वाले हैं वह है द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हमने आपको कल बताया था कि इस यूनिट से आपको टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। और इसमें केवल और केवल आपको एक चैप्टर पढ़ना होता है, वह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केवल एक चैप्टर को पढ़ करके आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस यूनिट का ये पहला वीडियो है। इसके टोटल 3-4 वीडियो जाएंगे, लगभग 4 वीडियो जाएंगे। उन सब को आप लोग अच्छे से देखिएगा। 4 वीडियो देख करके आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, सब कुछ आपको एकदम आसानी से आ जाएगा। धुआं धुआं आप मॉडर्न फिजिक्स को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले जैसा यूनिट का नाम है द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यूनिट को ही पहले क्लियर करते हैं है क्या, उसके बाद टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले हमें समझना है विकिरणों की द्वैत प्रकृति। विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है? विकिरणों की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बच्चों, सबसे पहले आपको परेशानी कर रही होगी कि रेडिएशन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। सबसे पहले आप लोग यही जानना चाहते होंगे, विकिरण, रेडिएशन। तो विकिरण का मतलब होता है प्रकाश। विकिरण का मतलब क्या होता है? प्रकाश। यानी हमें पढ़ना है प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, डुअल नेचर के बारे में। देखिए, सबसे पहले 1675 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। न्यूटन नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। न्यूटन साहब ने बताया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश, वह बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे, हल्के, एकदम हल्का और अदृश्य कणों से मिलकर के बना होता है। अदृश्य कणों से मिलकर के बना होता है। यह किसने बताया? सबसे पहले न्यूटन साहब ने। कब बताया? 1675 ईस्वी में। न्यूटन बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। वो जो बातें कह देते थे वो प्रमाणित ही मान ली जाती थी। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वह बहुत सूक्ष्म, हल्के और अदृश्य कणों से मिलकर के बना होता है। यानी प्रकाश से सूक्ष्म, हल्के और अदृश्य, न दिखाई देने वाले कण निकलते हैं। उसके बाद 1678 ईस्वी में हाइगेंस साहब आए। हाइगेंस साहब ने बताया कि जो प्रकाश होता है वह वेव नेचर का होता है, तरंग की प्रकृति का होता है। प्रकाश कैसा होता है? वेव नेचर का। वेव नेचर यानी तरंग की प्रकृति का। जैसे तरंग चलता है वैसे ही प्रकाश भी चलता है। और इन्होंने, हाइगेंस साहब ने वेव नेचर बताया और इस वेव नेचर यानी तरंग की प्रकृति से बहुत सारी चीजों को प्रूव किया गया। जैसे व्यतिकरण के बारे में, व्यतिकरण की घटना को क्या किया गया? वेव नेचर, प्रकाश की तरंग प्रकृति से ही सिद्ध किया गया। उसके बाद विवर्तन की घटना आई। विवर्तन की घटना को भी क्या किया गया? वेव नेचर यानी तरंग की प्रकृति से सिद्ध किया गया। फिर ध्रुवण आया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ध्रुवण की घटना को भी किससे सिद्ध किया गया? वेव नेचर से सिद्ध किया गया, प्रकाश की तरंग प्रकृति से। यानी जब हाइगेंस साहब ने 1678 ईस्वी में बताया कि प्रकाश तरंग की प्रकृति का होता है, यानी जैसे तरंग चलता है वैसे ही प्रकाश चलता है, तो इस आधार पर व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना, ध्रुवण की घटना को सिद्ध किया गया। कैसे व्यतिकरण होता है, कैसे विवर्तन होता है, कैसे ध्रुवण होता है, ये सब सारी चीजें सिद्ध की गई और इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। लेकिन कुछ और बेसिक चीजें आई, जैसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको हमें पढ़ना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव
या फिर कॉम्पटन प्रभाव आया, कॉम्पटन प्रभाव आया, ठीक है, या फिर प्लांक साहब का आपका क्वांटम सिद्धांत आया, क्वांटम सिद्धांत प्लांक साहब ने इसको दिया था ना। ये सब चीजें बेसिक पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और ये आपका जो है क्वांटम का सिद्धांत, जो क्वांटम का सिद्धांत था, इन सब चीजों को सिद्ध किया गया कैसे? प्रकाश को कण के रूप में मानकर, प्रकाश को कण के रूप में मानकर, ठीक है। बातें समझ रहे हैं? यानी कि इन सब चीजों को वेव नेचर यानी तरंग की प्रकृति से सिद्ध किया गया। लेकिन ये सब जो चीजें थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, क्वांटम सिद्धांत, इन सब चीजों को प्रकाश को कण के रूप में मान करके सिद्ध किया गया। अब बात फंसने लगी यहां पे, जब पार्टिकल नेचर को यानी कण के रूप में मान करके सिद्ध कर रहे थे तो व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की घटना नहीं सिद्ध हो पा रही थी। यहां पर जब इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव या क्वांटम सिद्धांत को वेव नेचर से सिद्ध कर रहे थे तो ये सब चीजें सिद्ध नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा माना गया कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वह डुअल नेचर वाला होता है, द्वैत प्रकृति वाला होता है, यानी दो दो नेचर रखता है, ठीक है, द्वैत प्रकृति रखता है, द्वैत प्रकृति रखता है, डुअल नेचर रख रहा है। कौन कौन सा नेचर रख रहा है? एक तो कण वाला रख रहा है, जो सबसे पहले न्यूटन साहब ने बता दिया था 1675 ईस्वी में, ठीक है। इस कण की प्रकृति के साथ साथ तरंग की प्रकृति को भी रख रहा है, तरंग की प्रकृति को भी रख रहा है। यानी कि जो लाइट है वो डुअल नेचर वाला है, डबल प्रकृति वाला है। कौन कौन सी प्रकृति? कण और तरंग। कण की प्रकृति से प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, क्वांटम सिद्धांत को सिद्ध किया गया। तरंग की प्रकृति से व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण जैसी घटनाओं को सिद्ध किया गया। तो अब चीजें एकदम क्लियर हो चुकी थी। चीजें यह थी कि जो प्रकाश है वो डुअल नेचर वाला है, द्वैत प्रकृति वाला है, यानी कि दो दो नेचर रख रहा है। एक कण का नेचर रख रहा है, दूसरा कौन सा नेचर रख रहा है? वेव का नेचर रख रहा है, ठीक है। तो ये हमें बातें समझ में आई कि जो लाइट है वो डुअल नेचर वाला है। लाइट कैसा है? डुअल नेचर वाला है। कौन कौन सी प्रकृति? कण वाला और तरंग वाला। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, इस पूरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है। तो बहुत आसान तरीके से समझेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वह होगा इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? आइए समझते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग कुछ समय बाद जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि उस जमाने में ऐसा क्या हुआ जिससे ये खोज हुआ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, किस ऑब्जर्वेशन से, किस एक्सपेरिमेंट से ये हमें मिला। तो इस विषय में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज साहब ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज के परीक्षण, हमें क्या पढ़ना है? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। देखिए, एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज। हर्ट्ज साहब ने सन 1887 ईस्वी में कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने किया क्या कि धातु की दो प्लेटों को लिया, ठीक है। एक प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा और दूसरे वाले प्लेट को क्या किया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये कैसी है? धातु की प्लेटें हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट माइनस से जुड़ा हुआ है इसको इन्होंने बोला कैथोड। ये वाला जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है इसको इन्होंने क्या बोला? एनोड बोला, ठीक है। ये हमारा क्या है? कैथोड। ये हमारा क्या है? एनोड है। देखिए, अभी तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि सर्किट हमारा पूरा नहीं है। जब इन दोनों धातुओं को हम लोग एक तार से जोड़ दे या फिर कुछ कर दे तो यहां से इलेक्ट्रिक
प्रवाहित होने लगेगी, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अभी तो हमारा क्या है, ओपन सर्किट है, सर्किट पूरा हुआ नहीं है, तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए समझिएगा, इन्होंने हर्ट साहब ने सन 1887 ईस्वी में इस कैथोड पर प्रकाश की किरणों को गिराया। कैसा, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण, जिसे परावैंगनिक किरणें भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कैथोड पर हर्ट साहब ने प्रकाश की किरणों को गिराया और देखा कि इसमें ऑटोमेटिक एक धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे ही प्रकाश की किरणें यहां पे गिरी, एक धारा प्रवाहित होने लगी। ये धारा कहां से प्रवाहित हो रही है, हर्ट साहब इसका कारण नहीं बता सके। क्यों ये धारा, ये प्रकाश की किरणें जब इस कैथोड पर गिरी तो धारा क्यों प्रवाहित हो रहा है, इसका कारण स्वयं हर्ट साहब भी नहीं बता सके, ठीक है। तो हर्ट साहब ने केवल इतना एक्सपेरिमेंट किया कि धातु की दो प्लेटों को लिया, एक प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से, दूसरे प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा। कैथोड पर इन्होंने प्रकाश की किरणों को गिराया और देखा कि एक धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, इसका कारण स्वयं हर्ट साहब भी नहीं दे पाए। इनकी एक साल बाद हॉलवाश आए, ठीक है। इनके एक साल बाद एक वैज्ञानिक आए, कहीं कहीं हेलवाश मिलता है, कहीं कहीं हॉलवाश, ठीक है। हॉलवाश ने इनकी इस परीक्षण की पुष्टि कर दी कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और चीजों को बताया, उसको भी हम लोग देखेंगे। हॉलवाश ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट। चलिए देखिए, हॉलवाश साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया। इन्होंने 1888 ईस्वी में आया, एक साल बाद। इन्होंने 1887 ईस्वी में दिया था, ये 1888 ईस्वी में आए। कहा हाँ ऐसा हो रहा है। इन्होंने जो बताया ये हो रहा है, लेकिन कुछ और चीजों को इन्होंने बताया। क्या बताया वो समझिए। इन्होंने क्या लिया, धातु की दो प्लेटों को लिया, धातु की इन दोनों प्लेटों को सेल के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना, सेल के साथ जोड़ दिया। अब ये हमारा क्या था, कैथोड, ये हमारा क्या था, एनोड। इस पे इन्होंने क्या किया, प्रकाश की किरणों को गिराया ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रकाश किरणें है, प्रकाश की किरणें इस कैथोड पर गिराई। इन्होंने देखा कि हाँ एक धारा प्रवाहित हो रही है, फिर इन्होंने क्या किया, इस प्रकाश की किरण को एनोड पर गिराया। प्रकाश की किरण को क्या किया, एनोड पर गिराया। तब देखा कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यानी प्रकाश की किरणें जब कैथोड पर गिरती है, तो एक धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। बात अच्छे समझिएगा। कैथोड की किरणें क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें कैथोड पर गिरी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा ये सब चीजें, तो एक धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही इन किरणों को इन्होंने गिरना बंद किया, ये प्रकाश की किरणें अब न गिरे, इन्होंने रोक दिया, देखा धारा भी बहना बंद हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्हीं प्रकाश की किरणों को एनोड पर गिराया। प्रकाश की किरणों को क्या किया, प्रकाश की किरणों को कहां पे गिराया, एनोड पर गिराया। जब इन्होंने प्रकाश की किरणों को एनोड पर गिराया तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। क्या देखा, कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। स्वयं हॉलवाश साहब भी इसकी कारण की व्याख्या नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हो रहा है, जब कैथोड पर प्रकाश की किरणों को गिरा रहे हैं तो धारा प्रवाहित हो रही है, जब इस प्रकाश की किरणों को यहां पे आपतित होने से रोक दे रहे हैं तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जब इसी प्रकाश की किरणों को एनोड पर गिरा रहे हैं तब भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका कारण स्वयं हॉलवाश साहब भी नहीं बता सके। इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये हॉलवाश साहब नहीं बता पाए। उसके बाद हुआ क्या वो समझिए। उसके बाद 1898 ईस्वी में जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद एक साइंटिस्ट आए, लेनार्ड। कौन से साइंटिस्ट थे? लेनार्ड, यानी LENARD। लेनार्ड साहब ने 1900 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 1900 ईस्वी में इसके कारण की व्याख्या की। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात जो हालवास नहीं बता पाए थे, 1898 ईस्वी में जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद लेनार्ड साहब ने 1900 ईस्वी में बताई। हालवास साहब कारण नहीं बताए क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों कैथोड पर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं तो धारा प्रवाहित हो रहा है, एनोड पर गिर रहे हैं तो नहीं प्रवाहित हो रहा है, इन प्रकाश की किरणों को यहां पे गिरने से रोक दे रहे हैं तब क्यों धारा प्रवाहित हो रही नहीं हो रहा है। ये सब चीजें हालवास साहब नहीं बता पाए। 1898 ईस्वी में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तब वैज्ञानिक आए लेनार्ड। 1900 ईस्वी में इन्होंने बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, 1900 ईस्वी में बताया। चलिए इन्होंने क्या बताया उन चीजों को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है, जो न तो हर्ट साहब बता पाए न हालवास साहब बता पाया। बताए कौन? बताए कौन? लेनार्ड साहब ने। ठीक है, चलिए देखिए लेनार्ड साहब ने क्या बताया। लेनार्ड साहब ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया। यहां पे माइनस प्लस, ठीक है, ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड। इस कैथोड पर इन्होंने क्या किया? प्रकाश की किरणों को गिराया। ये कौन सी किरणें हैं? प्रकाश की किरणें। समझिएगा, प्रकाश की किरणें बहुत बेसिक चीज है। लेनार्ड साहब ने बताया, देखिए ये माइनस से जुड़ा है, यानी यहां पे क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेज होंगे। ये वाला प्लेट क्या है? बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा है, यानी यहां पे नेगेटिव चार्ज होंगे। प्रकाश किरणें जैसे ही कैथोड पर गिरती हैं, इन कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। समझिएगा, लेनार्ड साहब ने बताया कि जब इस पर यानी कैथोड पर प्रकाश किरणें गिर रही हैं, जब इस कैथोड पर प्रकाश किरणें गिर रही हैं, तो इसके धातु के पृष्ठ से, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। और ये एनोड है, एनोड यानी पॉजिटिव सिरा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? प्लस प्लस था। ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर जाना चाहेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है तो एनोड पर जा रहे हैं। अब समझिए, ये यहां पे गए, अब सर्किट पूरी हो रही है। ध्यान समझिएगा, अब सर्किट, अरे आवेश यहां से यहां पहुंच रहा है, सर्किट पूरा हुआ। सर्किट जैसे ही पूरा हुआ, धारा प्रवाहित होने लगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के गति के ठीक विपरीत हमारा धारा, यानी कुछ इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। धारा ऐसे प्रवाहित होने लगी। लेनार्ड साहब ने क्या व्याख्या की, समझ पाए? लेनार्ड साहब ने बताया कि जब प्रकाश की किरणें कैथोड पर गिरती हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनोड के द्वारा आकर्षित किए जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाते हैं। जैसे सर्किट पूरी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच रहे हैं, सर्किट पूरी हुई तो धारा प्रवाहित होने लगा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, यानी ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे गति कर रहे हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगी। ये बात तो समझ में आई कि जब कैथोड पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो धारा क्यों प्रवाहित होने लगती है। अब हमारे समझ में ये नहीं आया कि एनोड पर जब यही प्रकाश की किरणें गिरे तब क्यों धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो इसका कारण भी लेनार्ड साहब ने बताया। लेनार्ड साहब ने बताया कि जब एनोड पर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं, जब एनोड पर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं, तब क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन इधर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। अरे ये माइनस से जुड़ा इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दोनों के बीच क्या हुआ? रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। दोनों के बीच जब प्रतिकर्षण हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाए। जब नहीं पहुंच पाए तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुआ। प्रकाश की किरणों को एनोड पर गिराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहां भी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ? रिपल्शन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाए, जिससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुई। तो लेनार्ड ने इस बात को सिद्ध किया कि क्यों यहां पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं, तो
धारा प्रवाहित होती है, क्यों यहां पे गिरती है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया कि धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब प्रकाश की किरणें इस धातु के पृष्ठ से, जो हमने कैथोड लगाया वो धातु का ही टुकड़ा होगा, ठीक है, तो इस धातु के पृष्ठ पर जब इलेक्ट्रॉन गिरा, सॉरी प्रकाश की किरणें गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, धारा प्रवाहित हुई। तो ये जो घटना हुई, ये जो घटना हुई यानी कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जो घटना हुई, इस घटना को नाम दिया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, समझ पाए कि नहीं पाए? फिर से समझिए। कहेंगे कि ये जो धातु का पृष्ठ है, ठीक है, इस धातु के पृष्ठ के पर प्रकाश की किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जो घटना है उसको कहा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान चीजें है, कितने आसानी से हम लोगों ने समझा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन, चलिए एक ही नाम जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या क्या हमने जाना, एक बार इन चीजों को रफ करते हैं और सीरियल नंबर से फिर बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए ये एक्सपेरिमेंट जो थे वो आपको समझ में शायद से आ गए होंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। हमने क्या देखा? हमने देखा धातु का कोई पृष्ठ है, ठीक है, मान लेते ये हमारा धातु का पृष्ठ है। इस धातु के पृष्ठ पे हम प्रकाश की किरणों को ऐसे गिराए, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अरे धातु का टुकड़ा है, इलेक्ट्रॉन तो होंगे कि नहीं होंगे? धातु के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ही ये प्रकाश की किरणें जो गिरी हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या हुई, इस पे गिरी। अब प्रकाश की किरणें गिरी तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर निकले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकले। अरे वही इलेक्ट्रोड वाली ही कहानी है, हमने अलग से बना दिया है। ठीक है, वैसे ही बनाना अगर आपको ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा क्या था, धातु का टुकड़ा था या धातु है। तो धातु के पृष्ठ से प्रकाश की किरणों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को, इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिपथ में एक धारा प्रवाहित हुई। जो धारा प्रवाहित हुई इसको हमने कहा प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा, बताइए कितने सरल सरल डिफिनीशन हैं। अभी सब एक बार में हम लोग रिपीट कर लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताइए? जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके कारण जो धारा प्रवाहित हुई उसको हमने कहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सॉरी प्रकाश वैद्युत धारा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक अपने आप बाहर निकल नहीं रहे होंगे। इनको निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुछ ऊर्जा पा रहे होंगे इन प्रकाश किरणों के कारण, तभी तो ये बाहर निकल पा रहे हैं, नहीं तो क्यों बाहर निकलते। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को यानी फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इनको निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है कार्यफलन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किसे प्रदर्शित किया जाता है,
फाई से प्रदर्शित करते हैं या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। दोनों चीजों से वर्क फंक्शन को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो कार्यफलन क्या होता है, कहेंगे कि धातु पृष्ठों से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। धातु पृष्ठों से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ रही है उसको हमने क्या बोला, कार्यफलन। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं, कार्यफलन क्या होता है समझ गए। अब हमें समझना है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति देखिए कितनी सरल सरल चीजें हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो कुछ तो गड़बड़ है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताइए, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो प्रकाश आपने यूज किया है वह प्रकाश कम से कम कितनी आवृत्ति पर इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है, उस प्रकाश की देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी जो प्रकाश हमने इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए यूज किया है वह प्रकाश अपने कम से कम किस आवृत्ति पर इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है, यानी कम से कम कितनी आवृत्ति लगाए इस प्रकाश की कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो जो आवृत्ति होगी उस आवृत्ति को बोला जाएगा देहली आवृत्ति, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ पाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए देहली फ्रीक्वेंसी के बाद हमें पढ़ना है देहली तरंगदैर्ध्य। देहली तरंगदैर्ध्य, अब एक चीज आप हमें बताइए, देहली तरंगदैर्ध्य यानी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ LENGTH। देखिए थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ को संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य भी कहते हैं या संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य ये भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे देहली आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसको संस्तब्ध आवृत्ति भी बोला जाता है, तो आप लोग डाउट में मत आइएगा। देहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है। अब एक चीज बताइए, हमने देहली आवृत्ति के बारे में बताया कि जो हमने प्रकाश यूज किया है वह प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। अब आवृत्ति एकदम कम, जो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है प्रकाश उसकी आवृत्ति एकदम कम, तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, एकदम ज्यादा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या होता है जानते हैं, आवृत्ति जो होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंगदैर्ध्य की। ये चीजें हमें क्या है पता है। ठीक है, यानी आवृत्ति सबसे कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, यानी उस समय तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, ठीक है ना, क्या कहलाता है, देहली तरंगदैर्ध्य या संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य। वह तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके, उससे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो देहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कहेंगे कि प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके। ठीक है, प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी भी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, सॉरी या प्रकाश इलेक्ट्रॉन का या फोटो इलेक्ट्रॉन का एक ही चीज है, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, क्या कहलाता है, देहली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो इतनी चीज आपको टॉपिक में है। ठीक है, सबसे पहले हर्ट साहब ने क्या परीक्षण किया, हॉलवाच साहब ने क्या परीक्षण किया, इन परीक्षणों के पीछे जो लेनार्ड ने कारण बताया वो क्या होता है आपने समझा। फिर आपने समझा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हमने बोला प्रकाश वैद्युत धारा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उनको निकालने की कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो जो कम से कम एनर्जी यूज हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे कार्यफलन, यानी
कम से कम इतनी ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो वो क्या होगा, कार्यफलन होगा। उसके बाद जो हमने प्रकाश यूज किया है, जिस प्रकाश के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, उसकी कम से कम किस आवृत्ति पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, उसको हम लोग बोले देहली आवृत्ति या फिर संस्तब्ध आवृत्ति। अब आवृत्ति एकदम कम तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, यानी प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसके कारण किसी भी पदार्थ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके। ठीक है, यानी कि प्रकाश जो होता है वह अधिकतम तरंग, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस पदार्थ से प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है क्या कहलाता है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है या फिर संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक आपको बेसिक चीजें बताई गई हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण के बारे में बात करेंगे, उसके पूरी प्रायोगिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने प्रयोग किया, इनके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, कैसे इन्होंने अरेंजमेंट किया था, सारी चीजों को इन डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही अच्छे नंबर यहां से आपको मिलते हैं, 6 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आसानी से इन चीजों को नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण के बारे में, उनके प्रायोगिक व्यवस्थाओं के बारे में। तब तक बेस्ट ऑफ लक।